नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के इतिहास की जो कहानी है, इसकी जो सीरीज़ चल रही है, उसमें आज हम 1948 के बारे में जानेंगे। 1947 के बारे में ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, आप देख लीजिएगा। आज हम 1948 के बारे में जानेंगे और 1948 साल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 1948 ने ना सिर्फ हमारे सामाजिक लेवल पे हमें जो प्रभावित किया, बल्कि राजनीतिक और जहाँ तक कि आर्थिक लेवल पर जो आज हमारा जो इकोनॉमिक्स है, जो इकोनॉमी है, जो भी हमारे कानून है, उसकी शुरुआत 1948 से शुरू हुई थी। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं पता हैं, वो सब इस वीडियो में आप आज देखोगे। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले लोगों से ये अनुरोध है कि ये इस वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके जो बेसिक फाउंडेशन है उसको बहुत मजबूत करेगा और साथ में आपको इस बात का एहसास कराएगा कि हर चीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो अलग है, सब चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और जब ये इस इंटरकनेक्शन को आप जान जाते हो तो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए बिल्कुल मजबूत हो जाते हो। तो आज हम 1948 के बारे में पढ़ेंगे। और जैसे मैंने पहले भी कहा था पहले वीडियो में कि जो फिल्म होती हैं या जो गाने होते हैं वो समाज का आईना होती हैं। जैसा हमारा समाज होता है, जैसा हमारा देश होता है, हमारी फिल्मों के गाने भी वैसे ही होते हैं। 1947 में आपने गीता दत्त का गाना सुना। आज 1948 में प्यार की जीत एक फिल्म आई थी जिसमें एक बहुत ही मशहूर गाना था, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। और यही चीज़ बिल्कुल हमारे देश में उस समय हुई थी जब 1947 देश आज़ाद होता है। और 1948 आते आते कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसने बहुत ज़्यादा दिल को तोड़ा था। और पहली जो बात जो दिल को तोड़ने वाली थी वो 1948 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या थी। बहुत दुख होता है महात्मा गांधी जैसे महापुरुष की हत्या की जाती है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरे जीवन काल में अहिंसा का पुजारी रहा हो, अहिंसा को सपोर्ट करने वाला रहा हो, और उसकी ही हत्या हो जाती है। इसके पीछे काफ़ी कंट्रोवर्शियल थ्योरी चलती है इसके अंदर, लेकिन एक मोटा जो आपको बताऊं, जो एक सभी लोग इस बात को मानते हैं, वो ये थी कि 1947 में जब देश आज़ाद होता है तो पाकिस्तान को कुछ 60 करोड़ रुपए देने का बात किया था कि 60 करोड़ रुपए उनको देने का था, कि उनका जो हिस्से का पैसा था 60 करोड़ रुपए था। लेकिन पाकिस्तान 1947 से ही, सितंबर 1947 से ही कश्मीर के ऊपर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर चुका था। कुछ ऐसा मसला कर रहा था कि वहाँ पे अपनी सेना को वहाँ के लोकल कबलाई लोगों के भेष में वहाँ भेज रहा था, कश्मीर के अंदर वहाँ पे इंटरफेयर कर रहा था। गांधी जी चाहते थे कि जो पैसा है 60 करोड़ रुपया वो पाकिस्तान को देना चाहिए, क्योंकि ये एक नैतिकता भी है और हमारा सिद्धांत, मतलब हमारे वैल्यूज़ के लिए है कि भाई जो उनका हक है उनको देना चाहिए। गांधी जी इस बात पे ये बात बोल रहे थे। वहीं उल्टा जो बाकी नेता थे, इसमें नेहरू वगैरह थे, वो ये बोल रहे थे कि अगर ये पैसा अभी चला जाएगा तो बहुत संभव है कि पाकिस्तान वाले ये इस पैसे का इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर देंगे कश्मीर के अंदर। ठीक है, तो इस बात को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन गांधी जी बहुत ज़्यादा अड़े हुए थे। गांधी जी ने इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब फोर्स किया था कि पैसा जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी नैतिकता है। ठीक है, इसी बात को लेकर कुछ हिंदू राइट विंग्स बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे, जिसमें हिंदू महासभा, आरएसएस, ये ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है, अब हो सकता है कुछ लोग जो आज के वक्त में हैं कुछ इस बात को थोड़ा एक्सेप्ट ना करें, बट ये सच्चाई है कि आरएसएस और हिंदू महासभा का नाम इस हत्याकांड में बहुत प्रमुखता से आगे आया था। कुछ लोगों ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में, यानी इंडिविजुअल लेवल पर बैठ के एक हत्या की साजिश करते हैं, जिसमें मदन लाल पहावा, नथुराम गोडसे, 2-3 लोग और होते हैं। ये उस समय किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर नहीं थे, डायरेक्टली मेंबर नहीं थे, एक्टिव मेंबर नहीं थे, बट इनको सपोर्ट था, इनको सपोर्ट रहा है। ठीक है, अच्छा, अब पहले तो जब हत्या की साजिश की जाती है तो पहले डिसाइड किया था कि मदन लाल पहावा जो है वो लगभग 12 जनवरी को गांधी जी पर बम फेंकेंगे। मदन लाल पहावा ने बम फेंका, लेकिन वो जो बम था वो गांधी जी से लगभग 20 मीटर दूर जाके फट गया। ठीक है, जितनी भी एजेंसीज थी उन्होंने गांधी जी को वार्निंग किया था कि आपकी हत्या की साजिश की जा रही है तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखें, लेकिन गांधी जी नहीं माने। और गांधी जी अपना जो नेचुरल, अपना जो रूटीन था, जो डेली रूटीन था, उसके साथ ही चलते रहे। फिर 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या नथुराम गोडसे कर देते हैं। नथुराम गोडसे, जैसे मैंने पहले कहा कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये हत्या की गई थी, नथुराम गोडसे हो, मदन लाल पहावा हो, लेकिन इस जो जांच में आरएसएस भी शामिल हुई थी, आरएसएस का नाम भी आया। और कहते हैं कि आरएसएस को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। ठीक है, ए.जी. नूरानी एक हमें बहुत ज़्यादा एक सीनियर लॉयर हैं, उनकी बहुत सारी किताबें और बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स आते हैं। तो ए.जी. नूरानी बड़ी अपनी किताब में लिखते हैं कि
जब ये मुस्लिम लीग स्टार्ट हुई, मुस्लिम लीग का जब जन्म हुआ, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की और मुस्लिम्स को सपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा मांग हुई, तो इसके अगेंस्ट में एक और संस्था जो आगे हुई वो आरएसएस और हिंदू महासभा थी, क्योंकि दोनों ही एक ऐसे विजन को सपोर्ट करते थे। एक टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करते थे। एक बोलता था कि एक एंटी हिंदू था और एक एंटी मुसलमान थे, ठीक है। दोनों ही मिरर इमेज थी दोनों की साइकोलॉजी में। इसलिए जैसे जैसे मुस्लिम लीग का उदय हुआ, जैसे जैसे मुस्लिम लीग आगे बढ़ी, वैसे वैसे ये हिंदू फंडामेंटलिस्ट भी आगे बढ़े, ठीक है। इनको भी बहुत सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। लेकिन 1948 में जब गांधी जी की हत्या होती है और जब आरएसएस और हिंदू महासभा का नाम इसके अंदर आता है, तो उससे बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत आती है और एक जो क्रेडिबिलिटी होती है, नाम होता है, वो नाम बहुत ख़राब हो जाता है। और इतना ख़राब होता है कि अगले 30 साल तक आरएसएस बैकफुट पर आ जाती है। वो जब एमरजेंसी आती है, जब 1975 में जब एमरजेंसी आती है, उसके बाद ही आरएसएस अपने आप को रिवाइव कर पाती है और उसके बाद जाके कुछ सालों बाद जाके ही सत्ता में आ पाती है। तो आरएसएस का अच्छा स्टार्ट मिला था, बट आरएसएस को जब गांधी के एसेसिनेशन में इनका इन्वॉल्वमेंट आने के कारण इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आई और नाम बहुत ख़राब हो गया। तो धीरे धीरे एक्सेप्टेबिलिटी आते आते 30-40 साल लग गए फिर, ठीक है। तो केस चलता है, नथुराम गोडसे बाकी लोगों को फांसी दी जाती है और आरएसएस को 1 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। सरदार पटेल उस समय गृह मंत्री थे, तो इनको 1 साल के लिए बैन कर दिया था। हम 1950 में पढ़ेंगे कि ये कैसे बैन हटता है। तो जब मैं 2 दिन बाद आपको जो वीडियो दूंगा 1950 का, तो उसमें पता लगेगा कि क्या कंडीशन ऐसी थी जब पटेल ने कहा था कि आपको ये कंडीशन माननी पड़ेगी, तभी हम ये बैन हटाएंगे आपको, ठीक है। तो हम बात के वीडियो में देख लेंगे। अच्छा, गांधी जी के एसोसिएशन ने बहुत दुख किया, जैसे वीडियो में था, गाने में था कि दिल के टुकड़े हुए, हजार हुए, कुछ यहाँ गिरे कुछ वहाँ गिरे। तो गांधी जी का हत्या अपने आप में एक बहुत दुख देने वाली घटना थी। लेकिन ये सिर्फ एकमात्र घटना नहीं थी जो 1948 में हमें दुख देती है, क्योंकि कुछ ऐसे भी जगह थी जहाँ पर लगातार हमें दुख झेलना पड़ रहा था, और ये था पाकिस्तान का जो इन्वॉल्वमेंट कश्मीर के अंदर था। कश्मीर का जो मसला था, अगर मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊँ आपको, देखिए पिछले 1947 में मैंने क्या बताया था आपको कि ट्रैवनकोर, जोधपुर और भोपाल, इन्होंने पहले ट्राई किया कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, ना इंडिया में मिलेंगे ना पाकिस्तान में मिलेंगे, और कुछ ने तो कहा था कि हम पाकिस्तान में आके मिल जाएंगे। लेकिन जब संभव नहीं हो पाया तो इन्होंने चुपचाप इंडिया के अंदर मिलने का फैसला किया, ठीक है। लेकिन कश्मीर हो गया, जूनागढ़ हो गया और हैदराबाद, जो आज हम पढ़ेंगे एकदम, इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस दिया था। और जब देश आज़ाद हुआ था तो ये लोग तब तक इंडिपेंडेंट थे, 1947 के बाद तक के लोग इंडिपेंडेंट रहे, और 1948 में जाके इनका विलय हिंदुस्तान में हुआ है, ठीक है। तो 1948 में जब पाकिस्तान के लोग, जो सेना जो वो कश्मीर में आती है, और कश्मीर में आकर देखिए उस समय कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो था वो एक रियासत थी, वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था। 1948 में जब पाकिस्तान के कबलाई सैनिक जम्मू कश्मीर पे अटैक करते हैं, उस समय तक जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था, ठीक है। जब ये अटैक कर देते हैं तो राजा हरि सिंह, उस समय के जो राजा थे जम्मू कश्मीर के, राजा हरि सिंह नेहरू से फ़ोन करके बोलते हैं कि भैया मुझे आप हेल्प करो, मुझे बचाओ। तो नेहरू बोलते हैं कि भाई आप हमारे देश का हिस्सा हो नहीं। उस समय देखिए नेहरू, माउंटबेटन और सरदार पटेल, ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इनसे बोला गया कि भाई हमें बचाओ, तो वो कहा आप हमारे देश के जब पार्ट नहीं हो तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपको बचाने की। अगर आप चाहते हो कि बचना, तो पहले आप हमें विलय करो, हमें आप पहले बचाओ, पहले हमें हमारे अंदर आप पहले समाहित हो, हिंदुस्तान के अंदर आप विलय करो, उसके बाद ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, तब हम आपको बचाएंगे। अब इस बीच में ये बात चली रही थी, इसी बीच में जो सैनिक थे पाकिस्तान के, जो कबलाई सैनिक थे, वो आगे बढ़ते जा रहे थे और जम्मू कश्मीर का बहुत हिस्सा वो कैप्चर करते हुए चले जा रहे थे। इधर हरि सिंह बड़े परेशान, हरि सिंह ने फिर अंत में ये कहा कि चलो हम विलय करते हैं। हरि सिंह ने विलय किया, साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, एक विलय पत्र था, उस पर साइन किया। जैसे ही साइन करते हैं, हिंदुस्तान के सैनिक कश्मीर की तरफ मूव कर देते हैं, लेकिन जब तक विलय नहीं हुआ था तब तक हिंदुस्तान के सैनिक आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या, कश्मीर जो आज आप देख रहे हैं वो थोड़ा सा, एक कहते हैं कि एक जो कबलाई सैनिक आए हिंदुस्तान में, जब जम्मू कश्मीर में अटैक किया, उस समय तक जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बना था, और ये बहुत बड़ी मात्रा में जो इलाका है वो जीतते जा रहे थे, ठीक है, कब्जा करते जा रहे थे। हुआ क्या कि बीच में 10-12 घंटे ये लोग कहीं रुक गए,
ये थोड़ा सा रुक गए और वहाँ पर ये लूटपाट करने लगे, क्योंकि उनको रेजिस्टेंस मिल नहीं रहा। जम्मू कश्मीर की सेना इतनी बड़ी नहीं थी कि उनको रेजिस्टेंस दे सके, तो वो लूटपाट करने लगे, रेप करने लगे, वहाँ पर मर्डर करने लगे, मतलब बहुत ज़्यादा लूटपाट करने लगे। और इस घटना में 10-12 घंटे निकल गए। 10-12 घंटे श्रीनगर से थोड़ा सा दूर उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया था, और अगर वो ये सब काम ना करते तो श्रीनगर पे कैप्चर कर लेते वो, लेकिन 10-12 घंटे उन्होंने काम करना शुरू किया। इसी बीच में हरि सिंह ने साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, और हिंदुस्तान के सैनिक श्रीनगर के एयरपोर्ट पर पहुंच गए। वो 10-12 घंटे इतने क्रूशल थे। अगर 10-12 घंटे में ये जो कबलाई सैनिक थे अगर कुछ ना करते तो श्रीनगर उनके कैप्चर कर लेते और उनका कब्जा होता। बट जो वो सब तांडव करने लगे 10-12 घंटे में, रेप और मर्डर करने लगे, लूटपाट करने लगे, इसमें टाइम मिल गया और हिंदुस्तान के सैनिक वहाँ पहुँचते हैं, और फिर इंडिया का रेजिस्टेंस शुरू होता है, और फिर इंडिया के सैनिक पाकिस्तानी को खदेड़ना शुरू करते हैं और पीछे करना शुरू कर देते हैं। हिंदुस्तान के इस बीच में ऐसा नहीं था कि बहुत आसान था हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के सैनिक के लिए, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान जस्ट आज़ाद हुआ था, ठीक है। आज का जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है, लगभग 10 गुना का फ़र्क है, ठीक है। लेकिन उस समय 1948 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान लगभग बराबर थे, ठीक है। दोनों के बीच में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं, क्योंकि दोनों की जो सेनाएं थी वो ब्रिटिश ओरिजिन की थी, ब्रिटिशर्स के से निकल के आई थी, तो दोनों की ट्रेनिंग एक थी, दोनों के पास जो हथियार थे वो भी एक था। तो उस समय बहुत ज़्यादा मुश्किल हिंदुस्तान को हो रही थी। इस बीच में 2 ऐसे लोग हैं जिनका नाम मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। एक हैं ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। वैसे तो ये यूपी के थे, लेकिन जब ब्रिगेडियर उस्मान जम्मू कश्मीर जाते हैं और इनको वहाँ पर तैनात किया जाता है, तो मोहम्मद उस्मान बहुत ही बहादुरी से लड़ते हैं। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि मोहम्मद उस्मान किस तरह से बहादुरी का परिचय देते हैं। और बल्कि उस मोहम्मद उस्मान उसमें काफ़ी यंग एज के थे, और जिन्ना ने इनको बोला था कि भाई ऐसा है कि तुम हमारी तरफ मिल जाओ, मैं तुम्हें प्रमोशन, ज़्यादा बड़ा प्रमोशन दे दूंगा, लेकिन उस्मान ने मना कर दिया था। और मोहम्मद उस्मान ने बहुत ही बहादुरी से नौशेरा, एक जगह का नाम है जहाँ पर हिंदुस्तान की फ़ौज में और ये पाकिस्तानी कबलाई सेनाओं के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी, तो नौशेरा की में बहुत ही बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। जब पूरा सेना जीत ली थी, उसके बाद एक बम आके बगल में आके गिर गया है, और जिस कारण से मोहम्मद उस्मान जी की वहीं पर उनके शहीद हो गए वो। और अभी तक जितने भी हमारे देश के सैनिक शहीद हुए हैं, मोहम्मद उस्मान सबसे हाईएस्ट रैंक के अधिकारी हैं जो शहीद हुए हैं। अमूमन सिपाही या मेजर और लेफ्टिनेंट होते हैं, लेकिन ये ब्रिगेडियर थे। तो इतने बड़े पद पे पहली बार ऐसा हुआ था कि इतना बड़ा पद का ऑफिसर शहीद हुआ है युद्ध में। तो मोहम्मद उस्मान का जो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा उन्होंने अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था नौशेरा में पाकिस्तानी जो सैनिकों को रोकने में, ना सिर्फ रोकने में बल्कि खदेड़ने में। तो मोहम्मद उस्मान एक कहते हैं नौशेरा का शेर कहा जाता है उनको, नौशेरा का शेर बन के, और उन्हें बहुत अपना एक बहादुरी का परिचय दिया। वहीं दूसरी तरफ एक और बंदा है जिसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, जो उस समय हिंदुस्तान के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा था, वो थे शेख अब्दुल्ला। जो आजकल के आप फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला थे, तो उमर अब्दुल्ला के दादा फारूक अब्दुल्ला के पापा शेख अब्दुल्ला वहाँ पर जब राजा हरि सिंह थे, तो राजा हरि सिंह के खिलाफ खड़े होते हैं, लेकिन उन्होंने जिन्ना को हमेशा अपोज किया। उन्होंने जिन्ना की टू नेशन थ्योरी, यानी कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, इसको कहते हैं टू नेशन थ्योरी। तो इस थ्योरी को उन्होंने रिजेक्ट किया, और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में एक प्रो इंडिया की जो इमेज बनाने में इस शेख अब्दुल्ला का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय नेहरू के बहुत ज़्यादा ये घनिष्ठ मित्र थे। बाद में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है और नेहरू ने इनको जेल में डाला था, लेकिन उस समय 1948 में जो शेख अब्दुल्ला था उनका बहुत ज़्यादा एक प्रो इंडिया स्टैंड था, जिसके कारण इंडिया को बहुत आसानी हुई जम्मू कश्मीर को अपने अंडर विलय कराने की। कोई पब्लिक का रेजिस्टेंस नहीं आया, कोई आंदोलन नहीं शुरू हुआ, और जम्मू कश्मीर आराम से हिंदुस्तान में मिल गया। जैसे पाकिस्तान के जो सेना को पीछे किया, अच्छा जब थोड़ा पीछे किया तो बीच में एक चीज़ हो गई, बड़ा कंट्रोवर्शियल है कि जो इलाका था जम्मू कश्मीर का, कुछ इलाका जैसे आज आप देख रहे हो कि आधा इलाका जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के पास है, तो कबलाई लोगों ने जीत लिया था। हुआ क्या कि माउंटबेटन ने ये प्रपोज किया, नेहरू को बोला कि ऐसा है कि अब लड़ाई मत लड़ो, जो ये इलाका है जो एक्स्ट्रा पाकिस्तान ने जीता हुआ है वो हम यूनाइटेड नेशंस में जाकर हम ले लेंगे। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ है, ठीक है, और एक यूनाइटेड नेशन बना है। उस समय उस ऐसा माहौल था कि जितने भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट होंगे, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद होंगे, उसको
यूनाइटेड नेशन सॉल्व करने की कोशिश करेगा या सुलझाने की कोशिश करेगा। तो माउंटबेटन ने ये प्रपोज किया कि ऐसा है कि लड़ने की जरूरत नहीं है, हम जाके यूनाइटेड नेशन में अपील करेंगे और यूनाइटेड नेशन दबाव बनाएगा और पाकिस्तान को इलाका देना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ हो नहीं पाई, यहाँ तक कि ब्रिटेन ने खुद कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से याली बात यूनाइटेड नेशन में नहीं रखी। तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन ने एक तरह से धोखा दिया हिंदुस्तान को। तो लोग नेहरू को करते हैं, लेकिन मैं इस बात को मुझे बड़ा अजीब लगता है क्योंकि इतना आसान नहीं था। शायद नेहरू यहाँ पर उनको धोखा हो गया और जो बहुत ज़्यादा उनको एक उनको बिलीव था माउंटबेटन पे, कहीं माउंटबेटन ने उसको कहीं ना कहीं धोखा दिया है। अब माउंटबेटन का मतलब है यूके, उनका देश। माउंटबेटन इंडिविजुअल कैपेसिटी नहीं, मतलब उस देश की बात कर रहे हैं, हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भारत की सेकुलर जो चेहरे थे, मोहम्मद उस्मान हो या शेख अब्दुल्ला हो, उस समय इंडिया की ये थ्योरी कि हिंदू और मुसलमान साथ रह सकते हैं, इस बात को बहुत ज़्यादा पुख्ता करते सपोर्ट करते हैं। अगर मान लीजिए ये लोग ना होते हिंदुस्तान के, ऐसे लोग, मैं ये लोग की बात नहीं कर रहा, ऐसे लोग ना होते तो सचमुच एक पाकिस्तान मुसलमानों का पाकिस्तान होता और हिंदुओं का हिंदुस्तान होता, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान भले ही वो टू नेशन थ्योरी पे बना हो, वो हिंदुस्तान और हिंदू मुसलमान के डिवाइड बना हो, लेकिन जो इंडिया है वो एक सेकुलर कंट्री है। ना सिर्फ हिंदू मुसलमान बल्कि सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब यहाँ पर आराम से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सबको बराबरी का हिस्सा है। यही इस देश की खूबसूरती है और यही सब आपको जानना जरूरी है और यही सब आपको समझना भी जरूरी है। आपके आंसर्स में ये सब बातें आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कश्मीर का विलय हो चुका है, इसमें मैं समझा चुका हूँ आपको। कश्मीर ने साइन कर दिया था अभी तक, और जब साइन किया उसके बाद ही जाकर इंडिया की सेना वहाँ पहुंची थी, सपोर्ट किया था। और आप देख रहे हैं इस फोटो के अंदर नेहरू बैठे हैं और पीछे देखिए शेख अब्दुल्ला बैठे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं जूनागढ़ के विलय की बात। जूनागढ़ में एक नवाब थे, वो थे महाबत खंजी या महाबत खान। महाबत खान जो थे जूनागढ़ गुजरात में है। आप जैसे फोटो में देख रहे हैं साउथ ऑफ गुजरात में है। अब वो जो इलाका था ऐसा था कि यहाँ का जो नवाब थे वो मुस्लिम, बट जो लोग थे वो हिंदू। जैसे जम्मू कश्मीर की बात है ना कि वहाँ राजा तो हिंदू है बट प्रजा जो है मुसलमान है। लेकिन जूनागढ़ बिल्कुल उल्टा था कि राजा जो है वो मुसलमान है बट प्रजा जो है, मेजोरिटी ऑफ प्रजा जो है वो हिंदू है, ठीक है। अब भाई जूनागढ़ कहीं से भी पाकिस्तान के टच में नहीं है, ठीक है। अब इनको पता नहीं क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि नहीं हम पाकिस्तान से मिलेंगे। अब पाकिस्तान से मिलने का मतलब है कि बड़ा टेंशन होगा इंडिया को कि भाई तुम्हारा तो कोई बॉर्डर टच नहीं हो रहा, तुम कैसे मिल जाओगे, ठीक है। मोहम्मद खान बहुत ज़्यादा उसमें अमेंड रहे कि नहीं हमें तो मिलना ही मिलना है। तब क्या किया हिंदुस्तान ने, जो आप देख रहे हो कि जूनागढ़ की जो बाउंड्री है, इस जूनागढ़ की बाउंड्री के पर उन्होंने हिंदुस्तान ने बिल्कुल ब्लॉकेट कर दिया। ब्लॉकेट का मतलब है कि कोई भी ट्रक या कोई भी गाड़ी या कोई भी सामान जूनागढ़ की बाउंड्री में एंटर नहीं करता। मतलब इंडिया ने अटैक नहीं किया बट उनकी जो बाउंड्री है उसको पूरा तरीके से उन्होंने कैप्चर कर लिया, मतलब ब्लॉकेज कर दिया कि आप कोई भी सामान नहीं जा पाएगा। अब जब सामान नहीं जा पा रहा था तो वहाँ पर ज़रूरत के सामान नहीं पहुँच पाया और ज़रूरत के सामान ना पहुँचने से वहाँ के लोगों ने ही विद्रोह कर दिया नवाब के साथ। नवाब इतने टेंशन में आ गए कि नवाब साहब पाकिस्तान भाग जाते हैं। पाकिस्तान भागते एक किस्सा बड़ा मशहूर है कि पाकिस्तान जब उनको जाने में इतनी जल्दी थी उनको कि अपनी फैमिली को छोड़कर जो अपने उनके जो बड़े पसंदीदा जो आपके होते नहीं क्या कुत्ते, उस कुत्ते को ले गए थे। जो फेवरेट उनके कुत्ते थे, 2 कुत्ते थे, तो उनको अपने साथ लेके अपनी वाइफ को, बच्चों को छोड़ के गए थे। वाइफ और बच्चे बाद में भी पाकिस्तान गए हैं। आज वहाँ के जो वंशज हैं नवाब साहब के, वो बहुत बुरी स्थिति में जी रहे हैं। अच्छा, अब हुआ क्या कि जब पाकिस्तान चले जाते हैं तो इंडिया की सेना अंदर पहुंचती है और जूनागढ़ पहुंचने के बाद एक प्लेबिसाइट होता है। प्लेबिसाइट का मतलब होता है जनगणना होती है, जनगणना नहीं, आपका जनमत संग्रह होता है। मतलब कि आप वोट डालोगे हिंदुस्तान में रहना चाहोगे कि पाकिस्तान में रहना चाहोगे। तो मोर देन 99% लोगों ने कहा था कि हम हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं। दोस्तों सवाल यही आता है, कई बार पूछा गया कि हिंदुस्तान ने किस तरह से लोगों को मतलब जो ये जूनागढ़ हो गया, कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया, तो इनको किया था। तो देखिए जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से विलय कराया है, जम्मू कश्मीर को जो विलय कराया है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन यानी साइन करा के कराया है, और हैदराबाद को जो कराया है वो पुलिस एक्शन यानी कि मिलिट्री एक्शन हुआ था उसके बाद कराया है। तो ये सवाल कई बार पूछा भी गया है। तो जूनागढ़ में जनमत संग्रह से बाद ही हिंदुस्तान में ये विलय हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हैदराबाद की जैसे बात करते हैं। तो हैदराबाद के ऊपर एक सवाल आता है, जैसे मैंने पहले कहा कि पूछेगा कि हैदराबाद का जो विलय हुआ था कैसे हुआ था। तो विलय हुआ था वो हुआ था
पुलिस एक्शन यानी कि आर्मी वहाँ पे गई थी, लड़ाई झगड़ा हुआ था, लोग मरे थे, उसके बाद ही हैदराबाद ने फिर सरेंडर किया और फिर मिला इसके अंदर, ठीक है। तो एक पुलिस एक्शन हुआ था और इस एक्शन का नाम था ऑपरेशन पोलो। अब हैदराबाद जो था, हैदराबाद उस समय सबसे रिचेस्ट रियासत हुआ करती थी। मतलब अगर आप हैदराबाद के नवाब की बात करते हैं, निज़ाम की बात करते हैं, तो निज़ाम साहब जो हैं उस्मान अली खान, सर नाम था, सर मीर उस्मान अली खान रिचेस्ट आदमी हुआ करते थे उस समय। मतलब इतने ज़्यादा पैसा इनके पास था कि उस समय दुनिया के सबसे रईस आदमी थे ये, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि भैया ना, पहले इन्होंने बोला हाँ हम इंडिया में मिलेंगे ना पाकिस्तान में मिलेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। उसके बाद इनको पता नहीं क्या सूझा, इन्हें बोला नहीं हम पाकिस्तान में आके मिलेंगे। अब हैदराबाद, और जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, हैदराबाद और पाकिस्तान का कोई बाउंड्री मिलती नहीं है, तो ये तो बड़ा अजीब हो जाता कि हिंदुस्तान के अंदर एक पाकिस्तान होता तो कितना मुश्किल हो जाता। तो इंडिया ने फिर इनके खिलाफ एक एक्शन लेना शुरू किया, पहले दबाव डाला। दबाव जब डालने का तो इन्होंने, मीर उस्मान खान साहब ने क्या किया कि अपनी एक सेना बनाई जिसे बोलते हैं रज़ाकार। आप जो नीचे फोटो में देख रहे हो, रज़ाकार जो थे बेसिकली मुस्लिम सैनिक थे जो कि एंटी हिंदू अप्रोच रखते थे। और इन्होंने ना सिर्फ हैदराबाद में अपने ही लोगों में, कहते हैं ना कि बहुत मारकाट की इन्होंने अपने लोगों में, जो उस समय हैदराबाद के जो माइनॉरिटीज़ थे वो हिंदू थे, तो उनके खिलाफ इन्होंने बहुत ज़्यादा एक गलत एक्शन किए, लूटपाट की, रेप किया और बहुत से टॉर्चर के हिंदुओं को, ये सोच के कि ये लोग चले जाए यहाँ से। तो हैदराबाद में ये चीज़ हुई, रज़ाकार। फिर इंडियन आर्मी आती है, ऑपरेशन पोलो के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलिट्री एक्शन का ऑर्डर दिया और एक नाम दिया ऑपरेशन पोलो। ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ऑपरेशन पोलो क्यों दिया था? क्योंकि जो मीर उस्मान खान साहब थे उनको पोलो खेलने का बहुत शौक था, तो इसीलिए इसी के इस शौक के ऊपर उन्होंने रखा ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो जाते हैं, हिंदुस्तान के सैनिक जाते हैं और वहाँ जाके उन्होंने मीर उस्मान खान साहब की जो सेना थी रज़ाकार, उसको ख़त्म करते हैं और उसके बाद उस्मान खान साहब को फोर्स करते हैं कि वो हिंदुस्तान के अंदर मिले, ठीक है। तो मीर उस्मान खान साहब बाद में साइन कर देते हैं, हिंदुस्तान से मिल जाते हैं हारने के बाद। उस्मान खान साहब का किस्सा बड़ा वो है कि एक बहुत ही, ये जितने अमीर थे उतने ज़्यादा कंजूस थे, बहुत ही हाईएस्ट, मतलब कहते हैं ना कि आप सोच नहीं सकते उस लेवल के कंजूस आदमी थे ये, ठीक है। चलिए आपको देख लिया, उसके बाद आते हैं आर्थिक शुरुआत की बात करते हैं। अब आपने पॉलिटिकल एक्शन देख लिए, लड़ाई झगड़ा देख लिया, सब कुछ देख लिया, ठीक है। इसी बीच में इंडिया की इकोनॉमी भी शुरू होती है, ठीक है। इकोनॉमी में 5 चीज़ें आती हैं जो आज भी हम देखते हैं। पहला है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। कुछ एक्ट पारित होते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, द फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, कोल माइंस प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। ये उस समय पारित होता है 1948 में, जिसका प्रभाव बाद के सालों में रहा है इकोनॉमी के ऊपर। क्या है ये? देखिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जैसे कि नाम से जाहिर है कि एक कानून बनाया गया, एक्ट का मतलब है कानून बनाया गया, जिसमें ये कहा गया कि जो इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम आती है, चाहे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, यानी मजदूर और मालिक के बीच में, या कुछ भी जो विवाद आता है, तो उसको किस तरह सॉल्व किया जाएगा, उसके लिए एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 बनाया गया। फिर बाकी 48 में ये लॉन्च हुआ था, 47 बनाया गया, ठीक है। तो ये था इसके अंदर। दूसरा जो था फैक्ट्री एक्ट। तो फैक्ट्री एक्ट में जो मज़दूर लोग काम कर रहे हैं, तो उसका जो वर्किंग कंडीशन कैसी है, उनकी सेफ्टी मेजर्स कैसे हैं, उनका वेलफेयर कैसा है, तो उनका छुट्टी उट्टी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो इसके लिहाज में एक फैक्ट्री एक्ट 1948 पारित किया गया। तो ये भी मज़दूरों के लिए था, डिस्प्यूट एक्ट भी मज़दूरों के लिए था, और ये सेफ्टी और इनकी जो भी वेलफेयर है या सैलरी है, इसको भी वो भी करने में फैक्ट्री एक्ट 1948 आता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और आई थी, वो थी मिनिमम वेज एक्ट 1948। तो इस मिनिमम वेज एक्ट का मतलब है कि न्यूनतम सैलरी कितनी मिलनी चाहिए, उसका भी था कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही कम पैसों में करा रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा आपको देना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ को पुख्ता करने के लिए मिनिमम वेज एक्ट 1948 पारित किया गया, ठीक है। फिर था कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें क्या था कि जो कोल माइंस यानी कि जो कोयले की खदान में काम करते थे, तो उनके लिए एक प्रोविडेंट फंड बनाया गया था कि अगर उनको कुछ दिक्कत आती है या बाद में उनको पैसे जरूरत पड़ती है, तो उनके पास प्रोविडेंट फंड रहे। तो कोल माइंस प्रोविडेंट फंड यहाँ पर रहा। फिर आता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ESIS जो होता है, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस जो था, तो वो भी ESIC को जो आजकल भी है, ESIC एक्ट जो है कि इंश्योरेंस देने के भाई, अगर तो मान लो कोई एम्प्लॉई को दुर्घटना में हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को पैसा मिल सके। तो ESIC जो आजकल भी है, तो उसकी शुरुआत 1948 में हुई थी कि अगर कोई कर्मचारी
को हादसा हो जाता है तो उसके परिवार वालों को पैसा मिल सके, इंश्योरेंस का पैसा मिल सके। तो ये सब पूरा रहा है सिस्टम, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम थोड़ा सा और हल्का होके आते हैं तो 1948 में लंदन ओलंपिक होते हैं, क्योंकि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो उसके बाद चीज़ें सामान्य हुई थी। 1948 में लंदन ओलंपिक होता है। और जैसे कि पिक्चर आपने देखी, गोल्ड फिल्म आपकी अक्षय कुमार की गोल्ड फिल्म थी, तो वो पिक्चर 1948 पे ही ओलंपिक पे ही बेस्ड थी। पहली बार हिंदुस्तान की जो हॉकी टीम है वो जाती है और ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल जीतती है, ठीक है। और ये एक इंडिपेंडेंट नेशन, यानी कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ, तो एक पहली बार ऐसा हुआ कि एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे इंडिया गोल्ड मेडल जीतती है ओलंपिक में। इससे पहले जीत चुकी थी 2-3 बार, लेकिन एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री पहली बार गोल्ड जीतती है। और फाइनल में वो लोग ब्रिटेन को हराते हैं। आप पिक्चर देख सकते हो, बहुत अच्छी पिक्चर है वो, ठीक है। अच्छा, इसी बीच में कुछ लेजेंड्स जो थे उनका भी आगमन हुआ, इसमें साहिर लुधियानवी आए। अगर हम बॉलीवुड की बात करते हैं, ओपी नैयर हैं, किशोर कुमार हैं, ये सब पहली बार इनका राइज हुआ बॉलीवुड पे। और अब आप देखेंगे बाद के समय में कि इन सभी लेजेंड्स का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा है, ना सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि हमारी सोसाइटी के ऊपर भी। दोस्तों, 1948 जैसे कि मैंने कहा कि एक दिल के टुकड़े हज़ार हुए, कुछ यहाँ गिरे कुछ वहाँ गिरे, तो आपने पूरे देखा कि कितनी चीज़ें घटना घटी हैं। हम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में देखा, हमने सोशल पॉइंट ऑफ व्यू बॉलीवुड में देखा, और हमने राजनीतिक लेवल पे देखा। बहुत घटना घटती है 1948 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। और अंत में ख़त्म करने से पहले एक ऑनलाइन कोर्स जो है 6 मंथ्स का एनसीईआरटी कोर्स, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम आपको वीडियोस, पीडीएफ, टेस्ट देंगे। तो जो यूपी पीसीएस 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए है ये कि वो एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, 2021 की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको एक बेसिक एनसीईआरटी का कोर्स है जो कि इसमें आपको वीडियोस, पीडीएफ, टेस्ट मिलेगा। और इसमें आपको वीडियो कॉम्बिनेशन टेस्ट रहेगा, जिसके अंदर आपको एक समय मांगा जाएगा, जिस समय में डिस्कशन किया जाएगा इसके अंदर। जैसे आपने कहा कि मैं 5 बजे फ्री होता हूँ, तो 5 बजे आपको वीडियो कॉल की जाएगी और डिस्कशन किया जाएगा। तो ये सब रहेगा। फीस बहुत कम है, 2,999 रुपये फीस है इसकी। 6 महीने का कोर्स है, बहुत बढ़िया कोर्स है। इसमें प्री और मेंस दोनों कवर कराया जाएगा। और अगर आप इंटरेस्टेड है तो 8317040152 पे कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।